हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के तटवर्ती मैदान के बारे में, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में। इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास की वीडियो में भारत के तटवर्ती मैदान में हम लोगों ने इसके लोकेशन के बारे में समझ लिया था, इसके निर्माण के बारे में बात कर लिए थे और साथ ही साथ इसके विभाजन के बारे में बात किए थे कि किस प्रकार से तटीय मैदान का विभाजन किया जाता है। आज की क्लास में हम लोग क्या समझेंगे इसके बारे में, तो आज की क्लास में हम लोग तटीय मैदान के प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर आपने पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप तटीय मैदान का पिछले क्लास का वीडियो देखें, यानी उसका जो फर्स्ट क्लास था उसका वीडियो, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझने में परेशानी होगी। अगर आप पिछले क्लास का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां आपको पूरा ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट में पूरा ज्योग्राफी का सीरियल वाइज सारा क्लास देख सकते हैं और साथ ही साथ आपको उसमें पिछले क्लास का भी वीडियो मिल जाएगा। आप वहां जाके पिछले क्लास का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं भारत के तटवर्ती मैदान के विशेषताओं के बारे में, इनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। जो हमारा कोस्टल प्लेन्स है उसकी क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में क्या समझे थे कि जो हमारा तटवर्ती मैदान है उसको हम लोग सबसे पहले दो भागों में बांटते हैं, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। उसके बाद पूर्वी तटीय मैदान को भी कई भागों में बांटा गया है और पश्चिमी तटीय मैदान को भी कई भागों में बांटा गया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने समझ लिया था और आप यहाँ भी समझ सकते हैं। ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान है और इधर हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है। पूर्वी तटीय मैदान को भी कई भागों में बांटा गया है, उत्कल, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल। और पश्चिमी तटीय मैदान को कई भागों में बांटा गया है, कच्छ का तट, काठियावाड़, काकरापारा, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कई भाग है इसके। तो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में समझ लिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे तटवर्ती मैदान की विशेषताओं के बारे में कि इनकी क्या क्या खास विशेषताएं हैं। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इधर वाले पूर्वी तट की विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? पूर्वी तट की विशेषताओं के बारे में, फीचर्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट। तो पूर्वी तट की क्या क्या विशेषताएं हैं इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारे लिए क्या जरूरी है, इसका विस्तार क्या है। तो इसका विस्तार हमारा पश्चिम बंगाल से कन्याकुमारी तक। जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है उसका विस्तार पश्चिम बंगाल से कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल आपका इस क्षेत्र में पड़ेगा, यहाँ पे। यहां से लेके हमारा जो पूर्वी तटीय मैदान है वो कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी हमारा कहाँ पड़ता है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ देखिए तमिलनाडु, TN से यहाँ पे तमिलनाडु को इंडिकेट किए हैं। तो कन्याकुमारी हमारा तमिलनाडु में पड़ता है और कन्याकुमारी से लेके जो हमारा पश्चिम बंगाल है वहां तक पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार देखने को मिलता है। पहला सवाल कंप्लीट। दूसरा बात करें तो जो पूर्वी तटीय मैदान है उसका जो ढाल है, जो स्लोप है वो मंद है। वो जो इसका जो ढाल है वो ढाल वो मंद है। मंद ढाल होने के कारण क्या होता है कि जो नदियां हैं वो अवसाद जमा कर डेल्टा बनाती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है इसका जो ढाल है मंद है। अब इधर से नदियां आती हैं, इधर से नदियां आती हैं, जैसे महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी, इस तरह की बहुत सारी नदियां हैं। ये सभी नदियां इधर से आती हैं, लंबी दूरी से आती है, बहुत लंबी दूरी तय करके आती है, तो अपने साथ अवसाद बहुत ज्यादा लेके आती है। ये नदियां लंबे दूरी से आती है तो अपने साथ अवसाद को बहुत ज्यादा लेके आती है और इधर क्या होता है, ढाल इसको मंद मिलता है। अब नदियां क्या करती हैं, जहां तेज ढाल है वहां तक तो अवसाद को बहुत तेजी से बहा के ले जाती है, लेकिन जहां उसको ढाल नहीं मिला, जहां उसको मंद ढाल मिला, तो नदियों की गति भी कम हो गई। तो वो अपने साथ जो अवसाद लेके आती है उसको क्या करती है, धीरे धीरे छोड़ देती है। तो इधर वो अपने अवसाद को छोड़ने लगती है क्योंकि ढाल वहां पे मंद हो जाता है। अब अवसाद छोड़ दी, जिससे क्या हुआ, डेल्टा का निर्माण हुआ। जिससे क्या हुआ, इन क्षेत्रों में डेल्टा का निर्माण हुआ। तो जो नदियां हैं वो अपने साथ बहुत ज्यादा अवसाद लेके आती है पूर्वी तटीय मैदानों में, इसलिए यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जब ये नदियां अपने साथ अवसाद लेके आती है तो ये अवसाद को बंगाल की खाड़ी में जमा कर देती है। जो गाद है, गाद अवसाद को एक गाद करते हैं, उसको बंगाल की खाड़ी में जमा कर देती है। अब बंगाल की खाड़ी कहाँ है हमारा, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र बंगाल की खाड़ी है। इधर हमारा अरब सागर है
तो जो बंगाल की खाड़ी है इधर वाले क्षेत्र में, तो अपने साथ नदियां अवसाद लेके आई, जमा की यहाँ पे ढालमन मिला, तो जितना जमा हुआ, बाकी और आगे क्या की ये बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। तो अब बंगाल की खाड़ी में ले जाती है तो क्या होता है, मान लीजिए भारत है, इधर हमारा बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, ये पूरा क्या है, बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है इधर। तो जो नदियां ये अपने साथ अवसाद लाई, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरा दी। तो क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में, ये जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में अवसाद जमा हो गया, इन क्षेत्रों में क्या हो गया, अवसाद जमा हो गया। अब अवसाद जमा हो गया तो इसीलिए क्या होता है कि इन क्षेत्रों में कृत्रिम बंदरगाह बनाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है, कृत्रिम बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह क्या होता है, बंदरगाह जानते हैं, जहां पे जहाज वगैरह रुकते हैं, पानी वाले जहाज। बंदरगाह क्यों बनाया जाता है, तो उससे क्या होता है, बिजनेस होता है, व्यापार होता है। बंदरगाह में ही विदेशों से सामान आता है, पानी के जो जहाज होते हैं उनके माध्यम से विदेशों से सामान भारत आता है, भारत से सामान विदेशों में जाता है पानी के रास्ते से। तो बंदरगाह इसी की चीज के लिए यूज होता है। तो बंदरगाह में क्या होता है, जहाज रुकते हैं, जहाज वहां पे ठहरते हैं। तो अब यहाँ पे किस तरह का कृत्रिम बंदरगाह बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अवसाद जमा होता है। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, नदियां अवसाद जमा कर दी, इधर तो अवसाद है ही, इधर तटीय मैदानी क्षेत्र है, और बंगाल की खाड़ी में भी अवसाद गिरा देती है, तो यहाँ पे अवसाद जमा हो गया। अब जो जहाज है, वो जो जहाज आएगा, मान लीजिए ये जहाज है, ये जहाज है, अब ये इधर आएगा जहाज, तो जहाज इधर आएगा तो यहाँ पे अवसाद भरा हुआ है, तो अवसाद भरा हुआ है तो जहाज किनारे तक तो पहुंच नहीं सकता। यहाँ पे अवसाद भरा हुआ है तो जहाज किनारे तक नहीं पहुंच सकता। अब इस क्षेत्र में इधर में पूरा अवसाद जमा होगा तो जहाज किनारे तक कैसे पहुंचेगा, यहाँ फंस जाएगा। तो इसी अवसाद को समय समय पे हटाया जाता है ताकि जहाज जो है, पानी वाले जो जहाज हैं, वो बंदरगाह यानी किनारे तक पहुंच सके, इसीलिए जो अवसाद नदियां जमा कर देती है बंगाल की खाड़ी में, उस अवसाद को हटाया जाता है समय समय पे। इसलिए क्या कहा गया है, यहाँ पे कृत्रिम बंदरगाह का निर्माण होता है, कृत्रिम बंदरगाह बनाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अवसाद जमा हो जाते हैं। अब अवसाद जो जमा होते हैं वो अपने आप थोड़ी हटेंगे, उसको हटवाना पड़ेगा, तो वो हटवाते हैं, इसीलिए कृत्रिम बंदरगाह बनाए जाते हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि जो हमारा जो तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान, इधर आपकी बहुत सारी नदियां हैं, लंबी दूरी से अवसाद लेके आती है और यहाँ पे जमा कर देती है और डेल्टा बनाती है। और साथ ही साथ क्या करती है कि यहाँ पे अवसाद जमा तो हुआ, साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में बहुत सारा अवसाद को ले जाके बंगाल की खाड़ी में छोड़ देती है। इस वजह से होता क्या है कि जो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र है, किनारे वाला, यहाँ पे अवसाद जमा हो जाता है, जिस वजह से जो नदियां होती है, अवसाद जमा करने के कारण जो जहाज होते हैं, पानी वाले जहाज, वो किनारे तक नहीं पहुंच पाते हैं। इधर अवसाद जमा हो जाता है तो जो जहाज होते हैं, पानी वाले जहाज, वो किनारे तक नहीं पहुंच पाते हैं। किनारे तक नहीं पहुंचने की वजह से तो जहाज किनारे तक पहुंचेंगे नहीं तो सामान को लाएंगे कैसे और सामान ले जाएंगे कैसे। तो जहाज को किनारे तक पहुंचाने के लिए इधर में जो अवसाद जमा होता है उसको हटवाया जाता है, और हटवाने के कारण क्या होता है, उसी से कृत्रिम बंदरगाह का निर्माण होता है, कृत्रिम बंदरगाह बनाया जाता है। क्योंकि उसको कृत्रिम रूप से हटाया जाता है, अपने आप तो हटेगा नहीं, तो इसीलिए इसको हटाया जाता है ताकि जो पानी वाले जहाज है वो किनारे तक पहुंच सके, बंदरगाह तक पहुंच सके। तो इस प्रकार से हमने इस पॉइंट को भी समझ लिया। अब आगे बात करें तो जो हमारा पूर्वी तट है, पूर्वी तट का मैदानी क्षेत्र वह चौड़ा होता है। क्या होता है, चौड़ा। उसकी चौड़ाई कितनी है, 100 से 150 किलोमीटर तक। जो पूर्वी तटीय मैदान है, ये हमारा पूर्वी तटीय मैदान है, ये चौड़ा होता है इसकी तुलना में। जो पश्चिमी तटीय मैदान है, इसकी तुलना में पूर्वी तटीय मैदान, इसकी चौड़ाई अधिक होती है। चौड़ाई अधिक क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे अवसाद बहुत ज्यादा जमा होता है, बहुत ज्यादा अवसाद लेके आती है नदियां, ज्यादा जमा होता है अवसाद, तो मैदानी क्षेत्र ज्यादा यहाँ पे विकास होता है, इसलिए इसकी चौड़ाई अधिक होती है। चौड़ाई कितनी अधिक है, तो लगभग 100 से 150 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है पूर्वी तटीय मैदान की, इसकी जो चौड़ाई है वो 100 से 150 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कितनी है, तो पश्चिमी तटीय जो मैदान है उसकी 50 से 100 के बीच में इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। इधर चौड़ाई कम है। रीजन क्या है कि इधर की जो नदियां हैं वो कम दूरी तय करती है, कम दूरी से ये आती है, इसलिए अवसाद बहुत कम लेके आती है। जितना कम दूरी से आएगी उतना कम अवसाद लेके आएगी, जितना लंबा दूरी तय करेगी उतना ज्यादा अवसाद लेके आएगी। तो इधर की जितनी भी नदियां, छोटी छोटी नदियां हैं, तो अवसाद कम लेके आती है, कम अवसाद लेके आती है। साथ ही साथ इधर ढाल अधिक है, तो ढाल तेज है तो नदियां क्या करती है, अवसाद को छोड़ती ही नहीं, अपने साथ समुद्र में ले जाके बहा देती है, यानी अरब सागर में। इधर मंद ढाल है इसलिए इधर अवसाद को छोड़ देती है, इधर मंद ढाल नहीं मिलता इसलिए अवसाद नहीं छोड़ती। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है
कि इधर का जो मैदानी क्षेत्र उसका विकास बहुत कम हुआ है, इधर मतलब चौड़ा नहीं है, बाकी इधर जो क्षेत्र उधर चौड़ा है, इधर आपका संकरा क्षेत्र है। तो यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बात करें तो इन क्षेत्रों में चिकनी मिट्टी पाई जाती है, चिकनी मृदा। अब जो पूर्वी तटीय मैदान है यह क्या है, यहाँ पे आपका डेल्टा का निर्माण होता है, तो इधर जो मिट्टी पाई जाती है वो चिकनी मिट्टी पाई जाती है जो बहुत उपजाऊ होती है, और यहाँ पे चावल की खेती की जाती है। इन क्षेत्रों में जो तटीय मैदानी क्षेत्र है वहां पे चावल की कृषि की जाती है, और यहाँ पे जो उपजाऊ क्षेत्र है इस वजह से पश्चिमी जो तटीय मैदान है इसकी तुलना में इधर ज्यादा जनसंख्या में देखने को मिलेगा, इधर लोग अधिक निवास करते हैं, क्योंकि इधर मैदानी क्षेत्र बहुत ज्यादा विकास हुआ है, मैदानी क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र होता है, यहाँ सुख सुविधा हर चीज है, समृद्धि है, इसी वजह से यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक देखने को मिलता है। जबकि पश्चिमी तटीय मैदान में उस तरह कुछ है नहीं, इसलिए इधर जनसंख्या भी आपको कम देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो जो पूर्वी तटीय मैदान है वह ग्रीष्मकालीन मानसून, जिसे उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं, और शीतकालीन मानसून, दोनों मानसून से ये वर्षा प्राप्त करता है। जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है वो ग्रीष्मकालीन मानसून, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून, और साथ ही साथ शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून को लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। शीतकालीन मानसून और ग्रीष्मकालीन मानसून दोनों तरह के मानसून से वर्षा प्राप्त करता है पूर्वी तटीय मैदान। और साथ ही साथ एक बात और जानना है कि जो पूर्वी तटीय मैदान है इसमें जो हमारा कोरोमंडल तट वाला हिस्सा है, कोरोमंडल तट, ये सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है किससे, शीतकालीन मानसून से, यानी लौटते हुए मानसून से। जब हमारा मानसूनी हवाएं लौटती है इधर इस प्रकार से लौट के आती है इस प्रकार से, तो ये यहाँ पे टकराती है कोरोमंडल तट में, जिस वजह से यहाँ पे शीतकालीन मानसून में अधिक वर्षा देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा है कोरोमंडल, तो इधर से आती है हवा यहाँ टकराती है, इधर से आती है हवा टकराती है। टकराने से क्या होता है कि इस क्षेत्र में, कोरोमंडल वाले तटीय क्षेत्र में अधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है, किसके कारण, शीतकालीन मानसून के कारण, यानी लौटती हुई मानसून के कारण। तो ये हमारा था पूर्वी तटीय मैदान का विशेषता, फीचर्स ऑफ द ईस्ट कोस्ट की विशेषता। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं पश्चिमी तट की विशेषताओं के बारे में, फीचर्स ऑफ द वेस्ट कोस्ट के बारे में। अभी हमने बात किया पूर्वी तट की विशेषताओं के बारे में, अब बात करने जा रहे हैं पश्चिमी तट की विशेषताओं के बारे में। पश्चिमी तट की विशेषताओं की बात करें तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है कि जो पश्चिमी तट है उसका विस्तार हमें कहां से कहां तक देखने को मिलता है, तो इसका विस्तार है कच्छ के रण से लेके कन्याकुमारी तक, कच्छ के रण से लेके कन्याकुमारी तक। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये हमारा पश्चिमी तट है, तो इसका जो विस्तार है वो गुजरात के, ये गुजरात है, गुजरात के यहाँ कच्छ के तट से लेके आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, यहाँ तक आपका पश्चिमी तट का विस्तार देखने को मिलता है। पूर्वी तट की बात करें तो पूर्वी तट हमारा इधर वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, यहाँ तक आपका देखने को मिलता है विस्तार पूर्वी तट का, और इधर आपका पश्चिमी तट कच्छ का तट से लेके कन्याकुमारी तक। कुछ किताबों में आपको यहाँ मिलेगा नागरकोइल, कि जो पूर्वी तट का विस्तार है वो पश्चिम बंगाल से नागरकोइल तक, और जो पश्चिमी तट का विस्तार है वो कच्छ का तट से नागरकोइल तक। तो दोनों तरह से आपको मिल सकता है, कन्याकुमारी भी और नागरकोइल भी, तो आप दोनों तरीके से याद रखिए। आगे बात करें तो जो हमारा पश्चिमी तट है, जो पश्चिमी तट, इसका ढाल आपको तीव्र देखने को मिलता है, ढाल तीव्र है, इसलिए नदियां क्या करती है, अवसाद जमा नहीं करती है, और जब अवसाद जमा नहीं होता है तो उससे क्या होता है, डेल्टा का निर्माण नहीं होता है बल्कि एस्चुरी का निर्माण होता है। अब इसको आप समझिए, जो हमारा पश्चिमी तट है ये तीव्र ढाल है, इधर आपका तीव्र ढाल, जो पूर्वी तट है इधर ढाल मंद है। इधर की क्या होती है, जो नदियां हैं वो कम दूरी से आती है, जो पश्चिमी तट की तरफ जितनी भी नदियां आती है वो कम दूरी से आती है, इसीलिए अपने साथ कम अवसाद लेके आती है। अवसाद कहने का मतलब अपने साथ धूल मिट्टी जो भी है ये सब कम लेके आती है, तो कम तो लेके आती है, यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। साथ ही साथ इधर जो ढाल है, पश्चिमी तट का जो ढाल है वो तेज है, तीव्र है। ढाल तेज होने के कारण जो भी थोड़ा बहुत अवसाद नदियां लेके आती हैं वो क्या करती है, उसको बहा के ले जाती है, और हाँ समुद्र में, यानी इधर अरब सागर, वहां जाके मिला देती है। कुछ भी इधर ये रोकती नहीं है, इसीलिए इधर जो मैदानी क्षेत्र है वो बहुत कम डेवलप हुआ है। तो क्या है, नदियां तेजी से बहती है, इसीलिए जो भी अवसाद लेके आती है वो अरब सागर में बहा देती है। तो इस वजह से क्या होता है कि इधर डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण होता है, तो एस्चुरी का निर्माण होता है, एस्चुरी। और आपके दिमाग में होगा कि डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ाया है।
अगर आप मेरा ज्योग्राफी का सारा क्लास देख रहे होंगे तो आपको डेल्टा और एस्चुरी दोनों के बारे में पता होगा, लेकिन अगर नहीं देखें तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समझा देते हैं ताकि आपका जो एक आइडिया मिल जाए कि डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होता है। तो डेल्टा की जो बात करें तो डेल्टा क्या होता है कि जब नदियां बह के आती है और जब ये मैदानी क्षेत्र में आ जाती है, नदियां समतल क्षेत्र में, तो ये कई धाराओं में बहने लगती है। इधर से एक धारा में आई, लेकिन इधर कई धाराओं में बहने शुरू कर दी और ये नदियां कई धाराओं में बहकर ये समुद्र में जाके मिलती है। तो ये हो गया, ये डेल्टा का निर्माण करती है कई धाराओं में, इधर इधर से अनेक धाराओं में जाके ये समुद्र में जाके मिल जाती है। ये हो गया डेल्टा। लेकिन एस्चुरी क्या होता है, नदियां एक दिशा में आई एक धारा से और ये डायरेक्ट मिल गई बिना फैले हुए, एक ही धारा में ये समुद्र में जाके मिल गई। डेल्टा में एक नदी कई दिशाओं में जाती है, कई धाराओं में बहती है और जाके समुद्र में मिलती है, इससे डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। लेकिन जो एस्चुरी होता है उसमें क्या होता है, नदियां एक ही धारा में बह के आती है और ये समुद्र में जाके मिल जाती है, तो ये होता है एस्चुरी। तो बात करें तो जो हमारा पश्चिमी तट है इधर एस्चुरी बनता है और जो पूर्वी तट है इधर डेल्टा बनता है। डेल्टा क्यों बनता है, तो इधर की नदियां अवसाद बहुत ज्यादा लेके आती है, अवसाद जमा कर देती है। क्यों जमा करती है, ढाल मंद है इसीलिए, तो इससे डेल्टा बन जाता है। इधर क्या है, एस्चुरी बनता है। क्यों एस्चुरी बनता है, तो इधर की जो नदियां हैं वो अवसाद कम लेके आती है, ढाल तेज है, इस वजह से इधर जो है नदियां एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बना पाती, क्योंकि अवसाद इधर जमा नहीं हो पाता है ढाल तेज होने के कारण। तो ये हमारा रीजन है इधर एस्चुरी होने का और इधर आपका डेल्टा बनने का। अब आगे बात करें तो जो नदियां हैं वो तो कम दूरी से आती है, पश्चिमी तट की नदियां अवसाद कम लेके आती हैं। तो अवसाद कम लेके आती है तो क्या होता है कि अवसाद को ये अरब सागर में जो नदियां होती है वो अत्यधिक गाद यानी अवसाद को जमा नहीं करती है। जो पश्चिमी तट की नदियां हैं, इधर की जो नदियां हैं पश्चिमी तट की, वो नदियां अपने साथ अवसाद लेके आती है, थोड़ा बहुत अवसाद, क्योंकि कम दूरी से आती है तो कम अवसाद लेके आती है। तो यहाँ पे जो नदियां आती है वो अरब सागर में अवसाद को अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा जमा नहीं कर पाती है। लेकिन क्या होता है, जो पूर्वी तट है इधर की नदियां बहुत दूर से आती है, बहुत ज्यादा अवसाद लेके आती है, तो ये क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में अवसाद जमा करती है बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा अवसाद लेके आती है। लेकिन इधर की नदियां लेके आती ही नहीं, इसलिए अरब सागर में अत्यधिक अवसाद जमा नहीं होता है। अब अरब सागर में अत्यधिक अवसाद जमा नहीं होता है तो इसका होता क्या है, तो इससे क्या होता है कि इधर प्राकृतिक बंदरगाह देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह बनाए जाते हैं। अब इधर है, अब यहाँ पे आप समझिए, इधर आपका अरब सागर है। अब इधर क्या है कि इधर अवसाद जमा नहीं होता है, इस क्षेत्र में इधर अवसाद जमा नहीं होता है। तो जो नदियां हैं वो अवसाद जमा नहीं करती है, तो इधर से जो बंदरगाह है तट तक आराम से समुद्री जहाज पहुंच जाते हैं तटों तक। क्यों, क्योंकि इधर अवसाद तो है नहीं, इन क्षेत्रों में अवसाद नहीं है। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है यहाँ पे अवसाद जमा नहीं है, तो इधर से जो जहाजें होती हैं, इधर से ये मान लो जहाज है तो ये किनारे तक आसानी से पहुंच जाती है, किनारे तक आसानी से पहुंच जाती है। तो इसीलिए इधर प्राकृतिक बंदरगाह बनाए जाते हैं, क्योंकि इधर कुछ करना नहीं होता, क्योंकि इधर क्या है, अवसाद जमा ही नहीं होता है। लेकिन पूर्वी तट में क्या होता है कि इधर अवसाद जमा हो जाता है। जो पूर्वी तट है उसमें क्या होता है, इधर बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में इधर अवसाद जमा हो जाता है। तो अवसाद जमा होने से क्या होता है कि जो इधर आपके जहाज हैं वो किनारे तक नहीं पहुंचते। क्यों, क्योंकि यहाँ तो अवसाद है, अगर किनारे तक जाएंगे यहाँ फंस जाएंगे। तो इसीलिए इसको हटवाना पड़ता है, इसको, यहाँ जो अवसाद जमा हुआ है इस क्षेत्र में, इस किनारे में, किनारे में जो अवसाद जमा हुआ है इसको हटवाना पड़ता है, तभी ये जो जहाज है, इधर से जो जहाज आएंगे समुद्री जहाज, वो किनारे तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए इधर क्या किया जाता है, हटवाया जाता है जो अवसाद है, इसलिए इधर कृत्रिम बंदरगाह बनाए जाते हैं, जबकि इधर हटवाना नहीं पड़ता अवसाद, क्योंकि इधर अवसाद है ही नहीं। तो इसीलिए इधर प्राकृतिक बंदरगाह पाए जाते हैं। तो जो पूर्वी तट है इधर आपका कृत्रिम बंदरगाह पाया जाता है, जो पश्चिमी तट है इधर आपका प्राकृतिक बंदरगाह पाया जाता है। जो पूर्वी तट है इधर आपका डेल्टा का निर्माण होता है और जो पश्चिमी तट है इधर आपका एस्चुरी का निर्माण होता है। यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बात करें तो जो पश्चिमी तट है वो, जो पश्चिमी तट का जो मैदानी क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत संकरे होते हैं। संकरे मतलब अधिक चौड़े नहीं होते हैं। जो हमारा पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी तट, ये अधिक चौड़े नहीं होते हैं। इसकी जो औसतन चौड़ाई होती है वो 50 से 100 किलोमीटर के बीच में होती है। जो पश्चिमी तट है इसकी जो चौड़ाई होती है, जो ये हमारा पश्चिमी तट है इसकी जो चौड़ाई होती है वो अत्यधिक चौड़ाई नहीं होती है, बल्कि 50 से 100 किलोमीटर के बीच में होती है। लेकिन जो पूर्वी तट है इसकी चौड़ाई अत्यधिक है, इसकी चौड़ाई लगभग 100 से 150 किलोमीटर के बीच होती है। यानी पश्चिमी तट की तुलना में जो पूर्वी तट है वो अधिक चौड़ा है और जो पश्चिमी तट है वो कम चौड़ा है।
तो 50 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, और पूर्वी तट की कितनी है, तो 100 से 150 किलोमीटर तक। आगे बात करें तो इस क्षेत्र में जो पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र है, इधर वाले क्षेत्र, इधर आपको काली मृदा देखने को मिलेगी। इधर काली मृदा पाई जाती है। और काली मृदा में किस तरह खेती होती है, तो कपास की बहुत अच्छी खेती होती है। काली मृदा कपास की, गन्ने की, इस तरह की चीजों की अत्यधिक खेती देखने को मिलता है काली मृदा में। तो जो हमारा पश्चिमी तट है, इधर आपका काली मृदा देखने को मिलता है। और पूर्वी तट में चिकनी मिट्टी है, चिकनी मृदा, इधर काली मृदा। और विशेषकर काली मृदा कहाँ मिलेगा, विशेषकर तो जो विशेषकर काली मृदा है वो हमारा मिलेगा कोंकण तट में। जो मुंबई महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है उधर आपको काली मृदा देखने को मिलेगा। आप जब महाराष्ट्र का पठार पढ़ रहे होंगे तो वहां हमने बात किया था कि वहां काली मृदा क्यों पाया जाता है, कहां से आया काली मृदा। तो महाराष्ट्र का पठार आप पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि इधर काली मृदा क्यों पाया जाता है। तो जो हमारा पश्चिमी तट है उसमें काली मृदा देखने को मिलता है, विशेषकर कहाँ पे, कोंकण तट में। कोंकण तट वाले इलाके में काली मृदा देखने को मिलता है महाराष्ट्र के पठार में। आगे बात करें तो जो हमारा पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र, वहां पे मसालों की खेती भी बहुत अधिक होती है। जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र है वहां पे मसालों की अत्यधिक खेती देखने को मिलता है। कहाँ पे, तो विशेषकर जो मालाबार तट है, मालाबार तट इधर केरल वाले क्षेत्र में, जो मालाबार तट है वहां पे आपको मसालों की अत्यधिक खेती देखने को मिलेगी। किस तरह के मसाले, तो आपका हो गया काली मिर्च, छोटी इलायची, और भी जितने तरह के गरम मसाला होते हैं, ये सभी मसालों की खेती आपको मालाबार तट वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और मालाबार तट कहाँ पे है, तो ये पश्चिमी तट का हिस्सा है, पश्चिमी तटवर्ती मैदान का हिस्सा है। आगे बात करें तो यहाँ पे जब मसालों की बात हुई तो मसालों से एक चीज याद रखना आपको कि एक मसाला है जिसको यवन प्रिय के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मसाले को यवन प्रिय के नाम से जानते हैं। यवन प्रिय कहने का मतलब यूरोप को, जो यूरोपियन थे उसका प्रिय था, उसका पसंदीदा मसाला था। जो यूरोपियन लोग थे उसका सबसे पसंदीदा मसाला था, उसी को कहा गया यवन प्रिय। तो किसको बोला जाता है यवन प्रिय, काली मिर्च को। काली मिर्च को यवन प्रिय मसाला बोला जाता है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि किस मसाले को यवन प्रिय के नाम से जाना जाता है, तो काली मिर्च को यवन प्रिय के नाम से जाना जाता है। अब आप जानते ही होंगे कि जो हमारा भारत है वो इधर ये वाला क्षेत्र मसालों के लिए फेमस है। और जो यूरोपियन लोग आए थे भारत में वो विशेषकर किस लिए आए थे, व्यापार के लिए आए थे। और यहाँ से क्या मसाले ले जाने के लिए आए थे, विशेषकर वो मसालों के लिए आए थे। यहाँ से मसाले ले जाते थे यूरोप के लोग, क्योंकि उसको भारत के जो मसाले होते थे बहुत ज्यादा पसंद थे यूरोपियन को। और इसमें से सबसे अच्छी ज्यादा जो पसंद था वो था काली मिर्च, इसलिए इसको यवन प्रिय कहा गया, यानी यूरोप के लोगों के लिए प्रिय मसाला। तो यहाँ से हमारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया पश्चिमी तट की विशेषताओं के बारे में और पूर्वी तट की विशेषताओं के बारे में। तो यहाँ से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। अभी और भी कुछ बाकी है भारत के तटवर्ती मैदान के बारे में पढ़ने का, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर दोस्तों आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो आप हमारे क्लास को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों अब आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।